हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा पॉलिटी का, जिससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से एक्ट्स और रेगुलेशन आए जिस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। तो उससे पहले हम देखते हैं कि प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 अनअकैडमी में स्टार्ट हो चुका है और स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल्स है और 5 सितंबर 2020 से स्टार्ट होगा। वहां पर आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस भी मिल रही है। तो आपको अगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करनी है तो आपको तुरंत एनरोल करना है अनअकैडमी में। उसके बाद अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 है, जिसमें ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज दी जाएंगे और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020-21 पेपर 1 जेएस। और आपको एक चांस ही मिल सकती है कि आप यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स और अनअकैडमी एजुकेटर्स, और आपको सब्सक्रिप्शन के लिए स्कॉलरशिप भी मिली जाएगी। और ये होगा 30 अगस्त, 6 सितंबर, 13 सितंबर, 20 सितंबर एंड 27 सितंबर। तो आप टाइम वेस्ट मत करिए और बिल्कुल एनरोल करिए इसके लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट मंथ हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो ऑलरेडी 32 डेज बचे हैं, तो हमको कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन मिलेगी। वो है यूपीएससी सीएससी 2020 विद अनअकैडमी। अब इस वन सब्सक्रिप्शन के अनलिमिटेड बेनिफिट्स है, जैसे हम अपने घर में पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है सारे रिसोर्सेज के लिए। उसके टॉप एजुकेटर्स हमें एक प्लेटफॉर्म पे पूरा हमारा जो सिलेबस कवरेज होगा, हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग, और ये सब होगा एक प्रॉपर मेंटरशिप और गाइडेंस के अंदर। और इसके बाद एक वन स्टॉप सोल्यूशन है ये कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में, और स्ट्रक्चर बैचेस होंगे विद टॉप एजुकेटर्स। बैचेस हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, और लेट नाइट एज वेल एज 2 ईयर बैचेस के लिए है। और 100% हमारा सिलेबस कवरेज है, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स है, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज, और आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ, और आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। अब यूपीएससी सीएससी कंप्लीट प्रिपरेशन बैच कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 7 सितंबर। अपने कैलेंडर में मार्क करिए 7 सितंबर 2020। तो ये जो फर्स्ट बैच है वो बाइलिंगुअल होगा, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाएंगे। दूसरा बैच है वो कंप्लीट हिंदी में, जो हिंदी के साथ कंफर्टेबल है, और जो तीसरा बैच है वो कंप्लीट इंग्लिश में होगा। तो आप अपने प्रेफरेंस हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हैं आपको 10% ऑफ मिलेगा, और आपको ये कोड अप्लाई करना होगा अपने सब्सक्रिप्शन के लिए। उसके बाद आपको फ्री करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज मिलेंगे, वो है डेली 7:30 पीएम 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स 40 मार्क्स एंड टेस्ट एनालिसिस के साथ। तो आप तुरंत एनरोल करिए इसके लिए। उसके बाद अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल अच्छा लगा तो आप प्लीज यहाँ पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर और कमेंट करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर, आपको मटेरियल मिलेगा, और आप फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हो। सो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है बैकग्राउंड। तो इस बैकग्राउंड में बेसिकली इंट्रोडक्शन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो हम देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई है इंडिया में एज अ ट्रेडर्स, और उन्हें चार्टर ग्रांटेड हुआ था क्वीन एलिजाबेथ वन से। इसका मतलब ये है कि उनको ट्रेडिंग राइट्स दी गई थी कि वो सिर्फ वही ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में। और 1665 में दीवानी राइट्स ओवर रेवेन्यू और सिविल जस्टिस भी उन्हें मिल गया, क्योंकि पहले तो सिर्फ ट्रेड थी, अब उन्हें रेवेन्यू और सिविल जस्टिस भी मिल गया। और वो 3 जगह का मिला, वो है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के साथ हमें क्या जरूरत पड़ी, एक कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लॉज वगैरह सब लिखे जाएंगे जो फॉलो होंगे पूरी कंट्री में। और उसके बाद हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रूल्स जाते हैं ब्रिटिश रूल में, और हमने जितनी भी चीजें ज्यादा जो डिराइव करी वो सब ब्रिटिश के अकॉर्डिंग ही हमने डिराइव करी है। उसके बाद ये क्रोनोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लर्न कर रहे हो तो आप अभी तुरंत अपने नोटबुक निकाल के ये बना सकते हैं कि पहले जो आया वो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसके बाद पिट्स इंडियन एक्ट आया 1784 में, उसके बाद इंडियन चार्टर एक्ट आया 1833 में, चार्टर एक्ट आया 1853 में, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके बाद इनर काउंसिल एक्ट आया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उसके बाद हम आते हैं कंपनी रूल में। हमने अपने उसको प्रेजेंटेशन को 3 फेजेस में डिवाइड करा है। तो फर्स्ट फेज हम कंपनी रूल के बारे में बताएंगे, और जो सेकंड होगा वो हम बताएंगे क्राउन रूल के बारे में, और जो थर्ड होगा वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट होगा। अब हम आते हैं, जो पहला हम एक्ट की बात करते हैं वो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं 1773 में। अब ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि हमें कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है अफेयर्स को। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और वो हमें, और उनके साथ उन्हें मिले पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी वो एंजॉय कर सकते थे।
और उसके बाद ये सब जो चीजें हैं उनने फाउंडेशन लेकर किसके लिए, प्रॉपर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कंट्री में। उसके बाद जो फर्स्ट गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, और उसको फिर उस गवर्नर जनरल ने एक एग्जीक्यूटिव क्रिएट करी जो सिर्फ 4 मेंबर्स से थी। तो उस वजह से वो प्रॉपर फंक्शन ये जो ये चाहते हैं अफेयर्स, पॉलिटिकल और एडमिन वगैरह ये सब इसके अंडर आ जाएंगे। उसके बाद गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में सबॉर्डिनेट करे गए, मतलब उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आना है, और उसके अंडर ही वो जितने डिसीजन मेकिंग उनके अंडर लेंगे और वो अप्रूव करेंगे उनके। उसके बाद जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है वो हुआ था कैलकाटा में 1774 में। और इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और ज्यादा स्ट्रेंथन करा कंपनी को। उसके बाद हम आते हैं पिट्स इंडियन एक्ट ऑफ 1784। अच्छा सॉरी, हमने सबसे पहले यहाँ पे देखना जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो 1773 में थे और वो रहे 1785 तक। तो वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहले गवर्नर जनरल थे, उससे पहले सिर्फ गवर्नर होते थे। अब हम आते हैं पिट्स इंडियन एक्ट ऑफ 1784 में, जो हम कहते हैं इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने इस एक्ट में करी हैं। वो है, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि यहाँ पे पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन दोनों को डिस्टिंग्विश करा, मतलब दोनों को सेपरेट करा कि दोनों पॉलिटिकल के अंदर जो आएगा और कमर्शियल के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं इस वजह से डबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, और उसको उन्हें एम्पावर्ड करा द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर उन्हें एक और पावर मिल गया कि वो सिविल और मिलिट्री भी वो कर सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। अब इस एक्ट के साथ क्या हुआ, इस एक्ट के साथ और ज्यादा सेंट्रलाइजेशन आई हमारी कंट्री में, और यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट चीजें हुई इस एक्ट के अंदर। पहली तो ये कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसे डिप्राइव्ड गवर्नर्स और जो डिप्राइव्ड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास थे उनके पास बहुत लिमिटेड पावर्स थे, बिकॉज ऑफ जो बंगाल का था वो पूरे इंडिया हो गया, तो मतलब उसका ही चलेगा। उसके बाद हम प्रीवियस एक्ट्स में आते कि जो प्रीवियस सारे जो एक्ट्स आए थे उनको पहले हम रेगुलेशंस बोलते हैं, लेकिन अब इसके बाद जितने आएंगे उनको हम सब एक्ट्स बोलेंगे। उसके बाद एक सिस्टम ऑफ कंपटीशन भी आया था, किसमें, सिविल सर्वेंट्स में। तो यहाँ पे इन्होंने जो सिलेक्शन करा वो मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन करा, वो भी सिविल सर्वेंट्स के लिए और अपने यूज के लिए, सिविल सर्वेंट्स यूज के लिए। उसके बाद हम आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसमें जो है वो लास्ट सीरीज थी चार्टर एक्ट की जो पास हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। उसमें 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हुई हैं, वो है कि इन्हें फर्स्टली सेपरेट करा लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है। उसके बाद एक फ्री ओपन कंपटीशन हुआ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। आप प्लीज ये पॉइंट मार्क करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं लोकल रिप्रेजेंटेशन भी, मतलब पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कंट्री में आया, और ये कैसे आया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर आया। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेकेंड जो फेज हम बात करते हैं वो किसके अंदर, क्राउन रूल, जो स्टार्ट होता है 1858 से और 1947 तक। इसके बाद इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, उसमें सबसे पहले हम जो इनैक्ट करा वो है कि ये जो आया एक्ट वो आया इस वजह से क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। तो इसको थोड़ा इसका कम करने के लिए हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्हें ये एक्ट लाए, और इसमें जो एक्ट है वो इसलिए आया क्योंकि ये गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया को देखकर आया, ताकि यहाँ पे गुड गवर्नमेंट हो, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करा गया, और जितनी सारी पावर्स है वो सारी पावर्स जो ट्रांसफर हुई है वो हमारे वो डायरेक्ट ही अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर आया। उसके बाद इस एक्ट के क्या फीचर्स हैं, पहला ये फीचर्स है कि इनने चेंज करा डेजिग्नेशन, जो पहले हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते थे अब वो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब ये जो होगा वो डायरेक्ट आएगा अंडर किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर नहीं, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अंदर। अब यहाँ पे जो हम फोटो देख सकते हैं वो हमारे है फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो है लॉर्ड कैनिंग, जो हमारे फर्स्ट वाइसरॉय है। उसके बाद और एक और चीज इन्हें खत्म कर दी, वो है डबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो पिछले उसमें चल रहा था। उसके बाद इन्हें एक नया ऑफिस स्टार्ट करा जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया स्टार्ट करा।
और ये कितने मेंबर की, ये 15 मेंबर ऑफ काउंसिल उनने इंडिया में स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इन्हीं जो मेन टारगेट था वो करना था कि हमारा जो एडमिन है, मशीनरी है, वो कैसे इम्प्रूव करे। तो इस वजह से उनने और ज्यादा सुपरवाइज और कंट्रोल करा, किसने, इंग्लैंड से डायरेक्ट कंट्रोल हो रहा था। अब जो नेक्स्ट हम आते हैं थ्री इंपॉर्टेंट इंडियन काउंसिल एक्ट में, वो है 1861, 1892, 1909 में। अब जो फर्स्ट एक्ट हुआ, एक्ट ऑफ 1861, इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेशन आया। कैसे रिप्रेजेंटेशन आया कि यहाँ पे इनने इंडियंस को भी नॉमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, जो एक नॉन ऑफिशियल, उनको नॉमिनेट कर दिया बट इनको नॉन ऑफिशियल पोजीशन दे दी है। अब इस प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन उन्हें इनिशिएट कर लिया और वो इशू करते थे डिफरेंट ऑर्डिनेंसेस। अब हम आते हैं एक्ट ऑफ 1892। इसमें हुआ इंक्रीज पावर्स कर दी इनने। कैसे इंक्रीज कर दी इनने पावर्स, कि इनने बजट मेकिंग भी इनके हाथों में दे दिया, तो इस वजह से इनकी पावर्स और ज्यादा इंक्रीज होती रही। उसके बाद आते हैं हम एक्ट ऑफ 1909। इसमें ये फेमसली इसे हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इस एक्ट को। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो मिंटो थे वो वॉइसरॉयस ऑफ इंडिया थे, इसलिए ये रहा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब यहाँ सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एसोसिएशन बनी इंडियन की, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉयस के साथ रहते, उनका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये सबसे पहले इंडियन थे जो इसमें बने थे और इन्हें ज्वाइन करा था वॉइसरॉयस की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। आप यहाँ पे नीचे उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। और उसके बाद आता है कि फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया, और वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वो रिलीजन पे बेस्ड था, हिंदू मुस्लिम के बेस्ड था। उसके बाद लॉर्ड मिंटो ने इसको कहा, लॉर्ड मिंटो को इसमें कहा, हम बोलते हैं कि वो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट है, क्योंकि उसने ही इंट्रोड्यूस करा था ये। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 में। अब जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1990 है वो अगस्त 20 में पास हुआ था, 1997 में पास हुआ था, लेकिन ये इनेक्टेड हुआ था 1999 में, इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1999 कहते हैं। अब इसमें जो था वो मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। मॉन्टेगो जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का, और जो क्लेम्स होते और लॉर्ड क्लेम्स होते वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। तब इस एक्ट में क्या स्पेशल, इस एक्ट में ये बताएगी कि हमने डिमार्केट और सेपरेट करें जो सेंट्रल और प्रोविजनल सब्जेक्ट्स है, मतलब जो यूनियन के अंदर और जो स्टेट के अंदर जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो हमने पहली बार सेपरेट करे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोविजनल सब्जेक्ट्स में हमने जो ट्रांसफर और रिजर्व, मतलब ये इसके अंडर ही होगा। उसके बाद यहाँ पे डायाकी जो है ड्यूअल गवर्नमेंट भी हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। और सबसे पहले यहाँ पे बाई कैम्परलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस का स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमने ये जो प्रिंसिपल है, जो हम पिछले में हम सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात करते हैं, हम इसको हमने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसको दी है, सिक्स को दी है, इंडियन क्रिश्चियंस को दी है, एंग्लो इंडियंस को दी है, यूरोपियंस को दी है। अब यहाँ पे जो सबसे पहले वो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो था 1926 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें यहाँ पे हम रिक्रूट कर रहे थे सिविल सर्वेंट्स को भी। उसके बाद हम आते हैं इस पे सिमिन कमीशन नवंबर 1927 में हुआ था। तो इसमें क्या था, अपॉइंटमेंट थी ऑफ 7 स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन सिमिन। अब सर जॉन सिमिन में इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था ये। उसके बाद इनका काम क्या था, इनका काम ये था कि रिपोर्ट करेंगे और ये बताएंगे हमारी इंडिया की कंडीशन क्या है और जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। उसके यहाँ पे जितने मेंबर्स थे वो सारे थे ब्रिटिश। उसके बाद यहाँ पे जो इनने जो रिपोर्ट सबमिट करी थी उसमें इनने सबसे पहले जो सजेस्ट करा था वो है कि डायाकी को बंद करना है, मतलब अबॉलिश करना है। उसके बाद यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट हुई थी फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब यहाँ पे जो कंटिन्यू होगा वो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने पिछले स्लाइड में अभी बात करी थी। उसके बाद यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करा था नेक्स्ट गवर्नमेंट एक्ट जो 1935 है। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और नीचे यहाँ पे पिक्चर बनी है सिमिन की और सिमिन कमीशन। उसके बाद हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935।
अब ये एक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज एक माइलस्टोन बना टुवर्ड्स कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। अब जो इसमें सबसे पहली चीज है कि हमने पावर डिवाइड कर दी सेंटर, स्टेट और दोनों के बीच में। अब यहाँ से जो है वो लिस्ट बनी है कि फेडरल लिस्ट में होंगे 59 आइटम्स, स्टेट में होंगे जो हम प्रोविजनल लिस्ट कहते हैं उसमें होंगे 54, और जो दोनों के अंडर होंगे जिसे हम कॉन्करेंट कहते हैं वो है 36 आइटम्स। अब हमने यहाँ पे अबॉलिश कर दिया डायरार्की को। उसके बाद हमने बाय कैमरलिज्म हुआ, मतलब अपर और लोअर हाउसेस हमने इस्टेब्लिश करे। वो है 16 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में, जिसमें आता है बंगाल, मद्रास, बिहार, असम एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस। उसके बाद हमने ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो पिछला हमने यूरोपियंस, सिक्स वगैरह को हमने दी थी, अब हम और इसको ब्रॉड करके लाएंगे। तो हमने डिप्रेस क्लासेस को, जो एससीज थे, और वेमेन और लेबर को हुए। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो सिर्फ 10% पॉपुलेशन को दिया गया था। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश है। ये इसलिए इस्टेब्लिश हुआ क्योंकि हम कंट्रोल करेंगे अपने करेंसी को और क्रेडिट करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट फेडरल कोड जो सेटअप हुआ वो है 1937 में। आप ये सब पॉइंट्स अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट हमारा जो एंड होने वाला, जिसमें हम आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में। अब इसमें जो था वो क्लेमेंट एटली, जो उस टाइम का ब्रिटिश पीएम था, उसने लेजिस्लेशन में ये ऑर्डर पास करा था कि 20 फरवरी 1947 में डिक्लेयर करा था कि हमारी कंट्री में जो ब्रिटिश रूल है वो जून 13 1948 में खत्म हो जाएगा। अब ये बात सुन के जो मुस्लिम लीग है वो बहुत ज्यादा एजिटेटेड हुई और उन्हें क्या डिमांड करा, उन्हें ये डिमांड करा कि हमारा पार्टीशन होना चाहिए। तो उन्हें पार्टीशन की अपनी बात आगे रखी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमें मतलब हिंदूज के साथ अपना नेशन नहीं बनाना। तो अब इस वजह से टू नेशन थ्योरी अराइज होती है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान फॉर्म होते हैं और इसमें जहां मेजोरिटी होगी वही वहां पे हो। उसके बाद आते हैं इसमें लॉर्ड माउंटबैटन ने ये प्लान फॉरवर्ड करा था और इसलिए हम इसको कहते हैं माउंटबैटन प्लान। और ये दोनों मुस्लिम लीग ने एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दोनों ये प्लान एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद क्या फीचर्स है? सबसे पहले तो फीचर्स है हमारी कंट्री है वो डिक्लेयर हुई इंडिपेंडेंट ऑन सॉवरेन स्टेट। उसके दो इंडिपेंडेंट डोमिनेंस बन गए, वो है एक तो इंडिया बन गया, दूसरा पाकिस्तान बन गया। और तीसरा फीचर है कि हमने अपना फ्रेम और अडॉप्ट करा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम किसी भी कंट्री का हम अडॉप्ट कर सकते हैं और हम अपने इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हमने प्रोक्लेम करा कि अब ब्रिटिश पैरामाउंटी अब खत्म हो गई और प्रिंसली स्टेट्स में भी, और उन्हें फ्रीडम दी कि वो ज्वाइन कर सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक कंट्री, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ने चूज करा कि वो इंडिया के साथ आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इस समय हमने डिसकंटिन्यू करा द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज की। उसके बाद यहाँ पे हमने कोशिश करी कि आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे, बिकॉज एक चैप्टर के बाद हम कोशिश करेंगे आपको ये क्वेश्चन देने की ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहो। तो पहला क्वेश्चन ये था, आइडिया ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन मेरिट कैन बी ट्रेस्ड टू। आप ये ऑप्शन अपनी नोटबुक में लिख के आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। दूसरा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1990 was passed upon। एंड जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, विद रेफरेंस टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इज पॉपुलरली नोन एज। आप इसका करेक्ट आंसर अपनी नोटबुक में लिख सकते हो या फिर आप खुद देख सकते हो और इसका क्या करेक्ट आंसर है। तो बेसिकली ऐसे टाइप ऑफ एमसीक्यूज आएंगे आपको जस्ट बताने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये अच्छा लगा प्रेजेंटेशन तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और जितना शेयर कर सकते हैं सबको करें। थैंक यू सो मच।